हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है जो बच्चे इग्नू से पढ़ाई कर रहे हों उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्नों के उत्तर नहीं बना पाते हैं या उनके पास टाइम कम होता है। तो उनके अनुसार मैं ये सब लेके आई हूँ उनके लिए। तो जो आज आपके सामने ये देखिए मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें काफ़ी जो गद्य हैं, जो पद्य हैं, उनकी व्याख्या देखने को आपको मिलेंगी। प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। ये सारा पीडीएफ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एमए द्वितीय वर्ष के बच्चे जो इग्नो हिंदी पढ़ रहे हों, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर का नाम है, ये जो आपका पेपर है ये है तुम्हारा MHD1, ठीक है बच्चों। ये पेपर है MHD1, इसका नाम है हिंदी काव्य। जो पेपर है, पेपर का नाम है हिंदी काव्य, ठीक है। जो आपका MHD1 का पेपर है उस पेपर का नाम है हिंदी काव्य है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो MHD1 का पेपर होता है उसमें जो पहला प्रश्न होता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, MHD1 का जो पेपर होता है उसमें जो पहला प्रश्न होता है, पहले प्रश्न में आपकी व्याख्या करने को आती है। आपको 3 व्याख्या दी जाती हैं या 4 व्याख्या दी जाती हैं, उसमें से सिर्फ आप लोगों को 2 व्याख्या करनी होती हैं। तो बच्चों आप लोग इतना समझ गए होंगे कि MHD1 का जो आपका पेपर है, MHD1 में टोटल आपको 3 या 4 यानी पहले प्रश्न में 4 व्याख्या दी जाएंगी। 4 व्याख्या में से 2 व्याख्या आपको करने को आती हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रत्येक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले कौन सी चीज़ देनी होती है, उसके बाद क्या। तो व्याख्या करने के लिए मैं आपको बताऊंगी, जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 पे हमें यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर 1 पे हमें लिखना होता है संदर्भ। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। अब संदर्भ क्या होता है, क्या आप लोग संदर्भ से समझते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि संदर्भ के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या लिखा जाता है किसी चीज़ के भी संदर्भ में। तो संदर्भ का अर्थ ये है कि संदर्भ में आपको ये दिखाना होता है कि जो भी पद्यांश आपका दिया गया है या जिस पद्यांश को आप करने जा रहे हैं वह किसके द्वारा लिखा गया है और कौन सी पुस्तक से लिखा गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो संदर्भ होता है, इसके अंतर्गत कवि का नाम, कवि का उस जो कविता है उसकी पृष्ठभूमि का जिक्र किया जाता है। इतना आप लोग समझिए। संदर्भ के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो होता है प्रसंग। संदर्भ के बाद हमें क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग के अंतर आप ये चीज़ बताएंगे कि जिस पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है उस पंक्तियों के अंदर किस चीज़ को लेके बात की जा रही है, तो ये आपका प्रसंग में आता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया संदर्भ हो गया, सेकंड हमारा प्रसंग हो गया। अब देखिए तीसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे, तीसरी चीज़ हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ। तीसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ को आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, एक साइड हम लोग लिखेंगे शब्द और एक साइड हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ से आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञात हो रहा होगा कि जब आप छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो शब्दों के अर्थ कैसे लिखते थे, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग इतना। अब देखिए आगे को मैं आपको बताऊंगी संदर्भ। अब देखिए ये जो व्याख्या है
ये व्याख्या करने किसकी है, मैं एक बार इसको रीड करूँगी, आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरी व्याख्या लिखी नहीं है, इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस घिर जाता है, इसलिए मैंने व्याख्या शॉर्ट पे लिखा हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में। खोजी होई तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। देखो, इन पंक्तियों को पढ़ने से आपको थोड़ा सा इतना ज्ञात हो चुका होगा कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं। तो बच्चों, ये पंक्तियाँ हमारी किसके द्वारा कही गई हैं, यानी ये जो पद्यांश आपका लिया गया, ये किससे लिया गया है, कबीर के द्वारा लिखा गया है, कबीर का है। तो इसका जो संदर्भ होगा, तो संदर्भ मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द पद से ली गई हैं। इसका संदर्भ क्या बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द पद से ली गई हैं, ये इसका संदर्भ रहेगा। प्रसंग में देखो इसके अंदर क्या है, इन पंक्तियों में कबीर ने परम सत्य की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा को महत्वपूर्ण माना है। इन पंक्तियों में कबीर ने परम तत्व की प्राप्ति के लिए क्या माना हुआ है, जिज्ञासा को महत्वपूर्ण माना है। ये शब्द हो गए, प्रसंग हो गए। देखो, इसमें मैंने शब्दार्थ नहीं लिखे हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको शब्दों के अर्थ लिखने पड़ेंगे। अब देखो, कुछ शब्दों के अर्थ मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। जैसे एक शब्द है मोको, एक मिनट, एक शब्द है यहाँ पर लिखा है मोको। अब मोको का अर्थ क्या होगा, मोको का अर्थ होता है मुझे। मोको का अर्थ क्या हो जाएगा, एक मिनट, मोको का अर्थ हो जाएगा मुझे। मुझे यानी यहाँ पर जो मुझे शब्द बोला गया है, ये ईश्वर के लिए बोला गया है। यहाँ पे जो मुझे शब्द बोला गया है वो बोला गया है ईश्वर के लिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे का अर्थ होगा मनुष्य, बंदे का अर्थ होगा मनुष्य। नामे देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर। नामे मस्जिद, मस्जिद होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान। ना काबे कैलाश में, कैलाश कहाँ, जहाँ भगवान शिव शंकर रहते हैं। ना तो कोई क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम का अर्थ हो गया कर्मकांडों में। नहीं योग वैराग में। खोजी होई तो तुरती मिलियो पल भर की तलाश में, तलाश मतलब खोज करना। ठीक है, तो कुछ शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन शब्दों के अर्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक साइड आप शब्द लिखेंगे और एक साइड उनके अर्थ लिखेंगे। तो बच्चे, इतना आप लोगों को ज्ञात हो गया है कि कोई भी व्याख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नंबर 1 पर बच्चों लिखा जाता है, नंबर 1 पर बच्चों लिखा जाता है संदर्भ। नंबर 1 पे क्या लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है। नंबर 2 पे बच्चों लिखा जाता है, नंबर 2 पे क्या लिखा जाता है, प्रसंग। नंबर 2 पे क्या लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है। नंबर 2 पे प्रसंग लिखा जाता है, ये जो है। नंबर 3 पे शब्दार्थ लिखे जाते हैं और नंबर 4 पर आती है उसकी व्याख्या। नंबर 4 पे क्या आती है, व्याख्या आती है। तो इसकी व्याख्या हम लोग समझाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। नहीं आपके समझ में आता है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे भी पता चलेगा कि किस बच्चे की समझ में कैसे आता है। अब देखिए बच्चों, व्याख्या हम लोग करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा कहते हैं कि अरे भाई, मुझे इधर उधर क्यों तलाश रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तीर्थों और मूर्तियों में वास नहीं करता। मंदिर, मस्जिद, काशी और कैलाश में भी मुझे न पाओगे। जप, तप, व्रत और उपवास करना मुझे पाने का तरीका नहीं है। कर्मकांडों में भी मुझे नहीं पाया जा सकता है। कुछ लोग निरीह प्राणियों की कुर्बानी देकर समझते हैं कि मुझे पालेंगे। मुझे हड्डी और मांस में भी नहीं पाया जा सकता है। कुछ अज्ञानी समझते हैं कि योग तपस्या के रास्ते
से मुझे पालेंगे। ये उनकी नासमझी है बच्चों, ठीक है। ये उनकी क्या है, नासमझी है। कुछ अज्ञानी समझते हैं कि योग तपस्या से भी वो क्या करेंगे, उनको पालेंगे, लेकिन ये उनकी क्या है, नासमझी है। योग और संन्यास लेने वाले के लिए भी मुझ तक पहुंच पाना क्या है, असंभव है। ये कौन बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ। क्योंकि बच्चों, कबीरदास जी का कहना है कि भगवान कण कण में यानी सबके हृदय में वास करते हैं। क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजूं। यानी उनका कहने का अर्थ है कि इधर उधर पूजा करना, व्रत करना या सन्यासी बन जाना, ये सब ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर हमारे मन के अंदर वास करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन के अंदर ईश्वर की खोज करनी चाहिए। तो बच्चों देखो, ये इसकी हो गई व्याख्या। ये इतनी क्या हो गई, इनकी व्याख्या हो गई। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिए, व्याख्या के बाद लास्ट में उसका विशेष लिखा जाता है। अब विशेष के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें कोई अलंकार आया है या उसमें कोई उसकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति आस्था को दिखाया गया है। वाह्याचार, वाह्याडंबर, ढोंग का विरोध किया गया है। ध्यान और स्मरण की महत्ता बताई गई है। भाव साम्य कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखन जाए। तो ये जो आपकी क्या थी बच्चों, ये जो आपकी व्याख्या थी, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। संदर्भ, प्रसंग, शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष, इन सबको लिखना ना भूलें और अच्छी तरह आप लोग तैयारी के साथ पेपर देने जाएं। जहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स करें। अब देखिए, आपका यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरी व्याख्या है। का सिंगार ओही बरनो राजा, का सिंगार ओही बरनो राजा, ओही के सिंगार ओही पे छा जा। प्रथम शीश कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा। भोर केस वह मालती रानी, बिसहर लूरे ले ही अरधानी। बेनी चोरी झार जो बारा, शरग पतार होई अंधियारा। ठीक है, ये आपकी व्याख्या है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, उसका विशेष लिखा जाता है। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो व्याख्या है ये कहाँ से ली गई है। तो वो इसके संदर्भ में हम बताएंगे कि ये व्याख्या कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि, सूफी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी की अनूठी कृति पद्मावत से ली गई है। कहाँ से ली गई है, पद्मावत से ली गई है। कहाँ से ली गई है बच्चों, ये ली गई है आपकी पद्मावत से। पद्मावत, ये कहाँ से ली गई, पद्मावत। यानी पद्मावत किसने लिखा है, जायसी ने लिखा है। पद्मावत किसने लिखा है, जायसी ने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो देखिए, नक्सिक वर्णन के प्रस्तुत प्रसंग में, यानी इसमें नक्सिक वर्णन किया गया है। किसका किया गया है, राजकुमारी का। राजकुमारी पद्मावती के नक्सिक का वर्णन किया गया है। हीरामन तोता क्या करता है, हीरामन तोता राजा रत्नसेन से पद्मावती के केसों के सौंदर्य का वर्णन करता है। अब देखेंगे कुछ शब्दों के अर्थ। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द लिखा है सिंगार। कौन सा शब्द लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर शब्द है हमारे पास सिंगार। हमारे पास शब्द है श्रृंगार। तो सिंगार है। श्रृंगार का अर्थ होता है, सिंगार का अर्थ होता है श्रृंगार, श्रृंगार, साज, साज, सज्जा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा शब्द है छाजा। छाजा, छाजा का अर्थ आप लोगों को देखो, शब्द से ही आपको अर्थ निकालने की कोशिश किया करो। छाजा मतलब शोभित होना। छाजा का मतलब क्या हो जाएगा? शोभित होना, ठीक है। और उसके बाद है केसा। केसा का अर्थ हो जाएगा बाल, और अधियारा का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे शब्दों के अर्थ जब हम लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। तो इसमें देखिए ये हमारी है, इसमें व्याख्या देखिए। जो हीरामन है, हीरामन कहने लगा कि मैं उसके श्रृंगार का क्या वर्णन करूं। किसके श्रृंगार का? पद्मावती के। किसके श्रृंगार का? पद्मावती के। हीरामन तोता राजा रत्नसेन से कहता है कि हे राजन, मैं पद्मावती के श्रृंगार का क्या वर्णन करूं, क्योंकि उसका सौंदर्य अनुपम है। वह अपार ही क्या है? सुंदर है। अपार सौंदर्य की स्वामिनी है। उसका श्रृंगार तो उसी के, तो वो क्या कहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं उसके केसों का वर्णन करता हूँ। पद्मावती के केस कस्तूरी के समान सुगंधित है। अन्य राजाओं की तो गिनती ही क्या है। स्वयं नागराज वासुकी उसके केसों पर न्यौछावर हो जाते हैं। वह मालती लता के समान है। और उसके केस किसके समान है? भौरे के समान है। उसके केसों की आभा विशाल सर्प के समान प्रतीत होती है। उसके केस ऐसे लगते हैं मानो सर्प झूल रहे हों। जिस समय वह अपने जूड़े को खोलकर बालों को झाड़ती है, उस समय उसकी सघन काली माँ से आकाश पाताल पर अंधकार छा जाता है। पद्मावती के केस कोमल, कुटिल, काले और लंबे हैं, जो मानो विष भरे सर्प के समान विष भरे सर्प के समान लहरें ले रहे हों। उसकी घुंघराली लटें विष से भरी हैं। वे तो व्यक्ति की गर्दन में प्रेम की जंजीरें बनकर पड़ना चाहती हैं। पद्मावती के केस मन को खींचकर बंधन में डाल देने वाले हैं। उसके केसों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो केस बंधन में अष्टकुल के नाग आकर क्या हो गए? उलझ गए हैं। तो देखिए इसका विशेष क्या होगा? अलंकार, इसमें अनन्वय अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है। सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ जायसी ने पद्मावती को देवी नायिका के रूप में चित्रित किया है और प्रसाद युग से युक्त है। तो बच्चों देखो ये व्याख्या भी आप लोगों के सामने कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए मैं इतनी ही चीज़ें रखूँगी। 2 व्याख्याएँ आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। आप लोगों के अकॉर्डिंग पेपर भी शेयर किया जाता है। पेपर के क्वेश्चन बना के उसके आंसरों को बना के आप लोगों के लिए शेयर किए जाते हैं। अगर हमारी मेहनत के साथ साथ में अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो ये जो हमारी मेहनत है ये हम तक ही सीमित रहेगी। अगर आप अच्छी तरह मेहनत करते हैं